हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 2 मानव जनन। ठीक है, आप लोग न्यू NCERT बुक लाओगे तो आपको यहाँ पे अध्याय 2 में रहेगा मानव जनन। यहाँ पे देखिए हम लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं जो कि आपके आने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, देखिए ये 2 अंक के प्रश्न हैं, 2 अंक स्तरीय यहीं से प्रश्न आएंगे, तो इसे अच्छे से देखिए, आप एग्जाम में बहुत अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी से ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन का ठीक है प्रश्न देख रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 कह रहा है यहाँ पे नर जनन तंत्र के सुसज्जित आरेख का निरूपण करें। और ये 5 नंबर के प्रश्न ठीक है पूछ दिए जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से चित्र बना लेना है। ठीक है, पुरुष जनन तंत्र का आरेखीय दृश्य देखिए क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इस वाले भाग को मूत्राशय कहते हैं और इसे शुक्राशय। ओके, आइए आगे चलते हैं। इस वाले क्षेत्र को कहते हैं प्रोस्टेट यानी कि पुरस्थ, और इसे कहते हैं कंदमूत्र पथ ग्रंथि। ठीक है, और इसे कहते हैं येलो वाला जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, और इसे कहते हैं वृषण। ओके, और ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसे कहते हैं अग्रछद। ओके, और यहाँ पे है इसे कहते हैं शीशन मुंड। ओके, और आइए देखिए इसे कहते हैं वृषण पालिकाएँ, इसे कहते हैं वृषण जालिका, और इसे कहते हैं शुक्रवाहिका, और इसे कहते हैं अधिवृषण। अगर आप लोग पिक्चर नहीं बनाए होंगे तो आप अपने NCERT बुक से देख के बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी और इसे कहते हैं शुक्रवाहक। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अगर आप पिक्चर वगैरह नहीं बनाएंगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है मादा जनन तंत्र के सुसज्जित आरेख का निरूपण करें। तो उत्तर में आप लोग इस तरह से कर देंगे स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय काट दृश्य। ओके, तो आप लोग देखिए इस तरह से बनाएंगे पिक्चर। यहाँ पे है गर्भाशय जिसे बुग्न या फंडस भी कहते हैं, इसे कहते हैं गर्भाशय गुहा। ठीक है, इसे कहते हैं संकीर्ण पथ स्थमस, इसे कहते हैं एम्पूला या तुम्बिका। ये इस तरह संरचना आपको दिख रहा है, इसे कीप कहते हैं, और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं तो अंडवाहिनी नलिका बनाते हैं। ठीक है, इसे झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं डिम्ब ग्रंथ यानी कि अंडाशय। ये है गर्भाशय ग्रीवा, इसे कहते हैं यहाँ पे ग्रीवा नाल, और इसे कहते हैं योनि। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसे कहते हैं गर्भाशय अंतःस्तर, इसे कहते हैं गर्भाशय पेशीय स्तर, इसे कहते हैं परिगर्भाशय। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 कह रहा है नर जनन तंत्र के 4 विकार को लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2 नंबर के पूछते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। तो उत्तर हो जाएगा नर जनन तंत्र के 4 विकार निम्नलिखित है। फर्स्ट में है क्रिप्टोरकाइडिज्म, इसे गुप्त वृषणता कहते हैं। दूसरा में नपुंसकता, तीसरा में ADAM, और चौथा में है अशुक्राणुता। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 आता है मादा जनन तंत्र के 4 विकार को लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे मादा के 4 जनन तंत्र के विकार निम्नलिखित है। पहला में है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, दूसरा में यहाँ पे एंडोमेट्रोसिस, तीसरा में है सिस्टिक फाइब्रोसा, और 4 में है एनोव्यूलेशन। ठीक है, आइए चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 आता है यहाँ पे निम्नलिखित को परिभाषित करें। तो क्या क्या है, ए में अधिवृषण, बी में शुक्रवाहिनी, सी में वीर्य, और डी में सर्टोरी कोशिका। तो आइए बारी बारी से देखते हैं सभी के बारे में। ठीक है, परिभाषित करना है आपको। तो ए में है अधिवृषण, इसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। यह अत्यधिक कुंडली नुमा नली नुमा रचना है जो वृषण से सटा रहता है। यहाँ पर शुक्राणु का संग्रहण होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे शुक्रवाहिनी, इसे कहते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, तो यह एक जोड़ा लंबी नलीनुमा
रचना है जो शुक्राणु के संवहन में भाग लेता है। ठीक है, आइए चलते हैं सी की तरफ। कह रहा है वीर्य, इसे सीमेन कहते हैं। यह दूधिया क्षारीय गाढ़ा द्रव है जिसके द्रव्य भाग को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं तथा इसमें शुक्राणु भी होते हैं। ठीक है, डी में आता है यहाँ पे सर्टोली कोशिका। यह लंबा स्तंभाकार कोशिका है। शुक्राणु जन नलिकाओं के अंदर इसका श्रवण यानी कि शुक्राणु को पोषण देता है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। क्या कह रहा है, अंडोत्सर्ग क्या है, इसे कौन सा हार्मोन इंड्यूस करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। अंडोत्सर्ग में अंडाशय से अंड का विमुक्तिकरण होता है। यह एस्ट्रोजन तथा एलएच हार्मोन के स्तर में वृद्धि द्वारा होता है तथा एलएच की अतिवृद्धि सबसे अधिक पुट्टिका यानी कि स्फुटन में भाग लेता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 आता है यहाँ पे, प्राथमिक तथा द्वितीयक अंडक में विभेद करें। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्राथमिक अंडक द्विगुणित रचना है जो बहुत सी छोटी छोटी पुट्टिकाओं द्वारा घिरी होती है। यह प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था में रुका रहता है, जबकि द्वितीयक अंडक यानी कि एक गुणित रचना है जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पूरा होने पर बनती है। यौवनावस्था में इसी अवस्था में निषेचन होता है। प्रश्न संख्या 8 आता है, रजो दर्शन जिसे मीनार्के कहते हैं तथा रजो निवृत्ति इसे मेनोपॉज कहते हैं को परिभाषित करें। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मादा प्राइमेट्स जैसे बंदर, कपी तथा मनुष्य में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, प्रथम रजोधर्म की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है जिसे रजो दर्शन यानी कि मेनार्क कहते हैं। स्त्री में आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाता है जिसे रजो निवृत्ति यानी कि मीनोपॉज कहते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कह रहा है पोष कोरक या ट्रोफोब्लास्ट की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक भ्रूणावस्था में पोष कोरक बाह्य कोशिकीय स्तर है जो विदलन के दौरान कोरक खंड यानी कि ब्लास्टोमेयर द्वारा बनता है। यह ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में भ्रूण के अंतरोपण में भाग लेता है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। क्या है, यहाँ पे कह रहा है अपरा क्या है, अपरा द्वारा स्रावित 4 हार्मोनों का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे अपरा अंतःस्रावी ऊतक या अंग है जो गर्भस्थ शिशु को गर्भाशय के साथ जोड़ने में मदद करता है। अपरा द्वारा स्रावित 4 हार्मोन निम्नलिखित है। फर्स्ट में है यहाँ पे एस्ट्रोजन, दूसरा में प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा में है मानव जरायु जिसे गोनेडोट्रोपिन कहते हैं और 4 में है रिलैक्सिन। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 आता है अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब पर नोट लिखे। ज़्यादा नहीं, 2 अंक के क्वेश्चन है, आप लोग लिखेंगे नंबर मिल जाएगा। उत्तर हो जाएगा प्रत्येक स्त्री में 2 अंडवाहिनी होते हैं। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए या सही भी लिखेंगे तो मिल जाएंगे। जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर गर्भाशय के दोनों बगल लगी रहती है। अंडवाहिनी अंडाशय से अंडाणु को संवहन करता है गर्भाशय की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है शुक्र जनन नलिका के आरेखीय काट का वर्णन करें। तो 2 अंक में बहुत कम चांस रहते हैं आपके पिक्चर आएंगे, बट आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे शुक्र जनन नलिकाओं के आरेखीय काट। यहाँ पे शुक्र जनन नलिका इसे कहते हैं अंतराली कोशिका, इसे कहते हैं शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, और इसे कहते हैं शुक्राणु और इसे कहते हैं सर्टोली कोशिका। तो पिक्चर को माइंड में रखना है आपको। प्रश्न संख्या 13 है शुक्राशय ग्रंथि यानी कि सेमिनल वेसिकल पर टिप्पणी लिखे। तो कुछ इस तरह से आप लोग टिप्पणी लिखेंगे। शुक्राशय ग्रंथि एक जोड़ा मांसल ग्रंथि का रचना है जो करीब 5 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा मूत्राशय एवं रेक्टम के बीच पाया जाता है। इससे शुक्र रस का स्रवण होता है जो करीब कुल वीर्य का 60 से 70% हिस्सा होता है। इसमें फ्रुक्टोज, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन, यहाँ पे फाइब्रिनोजेन तथा अन्य प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन द्वारा यहाँ पे
गर्भाशय की दीवार में पेरिस्टालसिस होता है, जिससे शुक्राणु ऊपर की ओर गति करता है। फ्रुक्टोज द्वारा शुक्राणु का पोषण होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 आता है यहाँ पे, प्राथमिक एवं द्वितीयक जननांगों में अंतर बताएं, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई है। ठीक है, तो देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्राथमिक जननांग वैसे अंग है जिसमें सेक्स हार्मोन एवं युग्मक यानी कि गैमेट का निर्माण होता है, जैसे वृषण एवं अंडाशय, जबकि द्वितीय जननांग में हार्मोन एवं युग्मक नहीं बनते हैं, बल्कि ये युग्मक को वहन करता है, जैसे जनन वाहिनी, गर्भाशय, योनि आदि। प्रश्न संख्या 15 आता है, वीर्य यानी कि इसे इंग्लिश में सीमेन कहते हैं का वर्णन करें, डिफाइन सीमेन। तो उत्तर हो जाएगा इस तरह से, आप लोग उत्तर लिखेंगे, वीर्य एक तरह का गाढ़ा तरल है जिसका पीएच 7.3 से 7.5 के बीच होता है। ध्यान देंगे 7.3 से 7.5 के बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। 1 नंबर यहाँ से बन गया। औसतन 3 से 4 मिलीलीटर वीर्य में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। ध्यान देंगे वीर्य के तरल भाग को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, जिसका स्रवण शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं कॉपर ग्रंथि द्वारा होता है। वीर्य में मौजूद फ्रुक्टोज द्वारा शुक्राणु का पोषण होता है। फाइब्रिनोजन द्वारा वीर्य से कोएगुलम का निर्माण होता है। योनि के अंदर तथा प्रोफाइब्रिनोलिसिस द्वारा कोएगुलम को घुलाया जाता है। साथ ही प्रोस्टाग्लैंडिन जनन भाग को गति प्रदान करता है। किसी अंडाणु को स्वच्छ चित्र द्वारा दर्शाएं, वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग कुछ इस तरह से बना देंगे अंडाणु की संरचना। ठीक है, देखिए क्या क्या होता है। इसे कहते हैं ध्रुवीय निकाय, इसे कहते हैं कोरोना रेडिएट, इसे कहते हैं जंतु ध्रुव, इसे कहते हैं केंद्रक गोल वाले भाग को अंदर में। ठीक है, और इस वाले पार्ट को कहते हैं कॉर्टिकल दाना, इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा, इसे कहते हैं पेरीविटेलाइन जगह, इसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, इसे कहते हैं अंडद्रव्य, और इसे कहते हैं कायिक ध्रुव। अंडाणु की रचना। प्रश्न संख्या 17 आता है, परिपक्व मादा पुट्टी की रचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। और ये 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परिपक्व पुट्टक, यहाँ पे इस तरह से इसे कहते हैं ग्रेनुलोसा कोशिका, इसे कहते हैं थीका, इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा, इसे कहते हैं अंड कोशिका, इसे कहते हैं कुमुलस उफोरस इसे। ठीक है, आइए चलते अब आगे की प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 18 है यहाँ पे, निषेचन क्या है, बाह्य तथा आंतरिक निषेचन में अंतर बताएं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको देखना है। नर एवं मादा युग्मक के संलयन यानी कि सिंगैमी की क्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मन यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। यह लैंगिक जनन की एक महत्वपूर्ण घटना है। बाह्य निषेचन शरीर के बाहर जैसे जल में होता है, जैसे मछली एवं मेढक में। ठीक है, परंतु आंतरिक निषेचन जीवों के शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य में। आइए चलते प्रश्न संख्या 19 की तरफ, जो कि 2014 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। गर्भधारण क्या है, यह किस प्रकार का होता है। उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे, निषेचन क्रिया के 1 सप्ताह के बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की भीतरी सतह से चिपक जाता है। भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़ने की क्रिया को ही आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद सगर्भता या गर्भ, इसे प्रेगनेंसी कहते हैं, आरंभ हो जाती है। इसके पश्चात परिवर्धन के अगले क्रम में भ्रूण के 3 जनन परत अर्थात एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मेसोडर्म का विभेदन होता है। आगे क्रिया विधि, अंडोत्सर्जन के दौरान अंडज या अंडाशय से विमुक्त होता है, जिसका निषेचन 24 से 28 घंटे के दौरान अंडवाहिनी में हो जाता है। इसके बाद क्लीवेज द्वारा मेरुला तथा ब्लास्टुला का निर्माण होता है तथा ब्लास्टुला अवस्था में ही आरोपण होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 आता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, उत्तर, ब्लास्टोसिस्ट एक खोखली 32 से 64 कोशिकीय भ्रूण की अवस्था है जो सहतूत के आकार की होती है। इसके विभाजित कोशिका को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं।
ये ब्लास्टोमियर्स इम्प्लांटेशन के बाद दो प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है। बाहरी यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट तथा आंतरिक कोशिकीय गुच्छ। ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका द्वारा अपरा भाग बनता है, जबकि आंतरिक कोशिकीय गुच्छ द्वारा भ्रूण के सभी भाग का निर्माण होता है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। कह रहा है यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस को परिभाषित करें। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस, तो उत्तर हो जाएगा अंग निर्माण। अंग एवं उत्तक का भ्रूण में निर्माण की क्रिया को कहते हैं। यह प्रायः गर्भावस्था के 9वें सप्ताह से शुरू होता है एवं 1 महीना में पूरा हो जाता है। अंगीकरण का पहला लक्षण नोटोजेनेसिस तथा म्यूरेशन है। इसके शीघ्र बाद अन्य अंगों का बनना भी शुरू हो जाता है। गर्भाकाल के पहले महीने के अंत में हृदय निर्माण होता है। बाहु तथा अंगुली दूसरे महीने के अंत में बनता है। 12 सप्ताह पूर्ण होते ही अधिकांश अंग तंत्र का विकास पूरा हो जाता है। प्रश्न संख्या 22 आता है, कैरियोगेमी या एम्फीमेक्सिस का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यह निषेचन की अंतिम अवस्था है। शुक्राणु का केंद्रक कार्य करता है। नर प्रोन्यूक्लियस की तरह नर तथा मादा प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे के करीब जाने लगता है। फिर दोनों की केंद्रकीय झिल्ली फट जाती है। साथ ही पैतृक एवं मातृक गुणसूत्र का मिश्रण हो जाता है, जिससे एक द्विगुणित सेट बन जाता है, जिसे अंडाणु एक द्विगुणित युग्मज में परिणत हो जाता है। फिर इसमें विद्भव शुरू होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 है, ब्लास्टोजेनेसिस को परिभाषित करें। उत्तर हो जाएगा किसी प्रजनन इकाई के प्रवर्ध जैसे कली द्वारा प्रजनन की विधि को ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित के कार्य बताएं। क में पितृपिंड, ख में गर्भाशय अंतःस्तर, ग में अग्रपिंडक और घ में शुक्राणु पुच्छ। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। क में है पितृपिंड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम। अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन के बाद ग्राफी पुटक ग्राफीन फॉलिकल का बचा हुआ भाग पितृपिंड कहलाता है। इससे भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, जो गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ख में गर्भाशय अंतःस्तर यानी कि एंडोमेट्रियम। यह गर्भाशय का आंतरिक स्तर है, जो निषेचित अंडाणु के अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, ग में आता है यहाँ पे अग्रपिंडक यानी कि एग्रोसोम। यह शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है। इसमें हाइल्यूरोनिडेज नामक प्रकिण्वन यानी कि एंजाइम भरा होता है, जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। ठीक है, घ में आता है यहाँ पे शुक्राणु पुच्छ यानी कि स्पर्म टेल। इस शुक्राणु का पिछला परंतु सबसे लंबा भाग है, जो शुक्राणु को गति प्रदान करता है। आइए प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, गैस्ट्रुलेशन को परिभाषित करें। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा गैस्ट्रुलेशन की विधि में ब्लास्टूला का रूपांतर गर्भधारण के बाद गैस्ट्रूला में होता है, जो गर्भाशय की दीवार में गर्भधारण के बाद होता है। इस दरमियान कोशिका के घूर्णन तथा घूमने से पुनर्संयोजन होते रहता है। कोशिका के इस प्रकार की गति को अकारिकी गति कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन का अंत 3 विभेदी कोशिका के निर्माण से परिलक्षित होता है। ओके, अब आइए चलते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पर टिप्पणी लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे, गर्भाशय के अलावा किसी अन्य भागों में भ्रूण का इम्प्लांटेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। इसका सबसे सामान्य रूप है ट्यूबर प्रेगनेंसी, जो फैलोपियन नली में होता है। कभी कभी गर्भधारण ग्रीवा के इंटरनल ओस करीब भी होता है, परंतु इस प्रकार गर्भधारण शिशु एवं माता दोनों के लिए ही खतरनाक होती है। शिशु की वृद्धि के साथ ही फैलोपियन नली फट जाती है। अत्यधिक रक्तस्राव से माता तथा शिशु दोनों की मौत होने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, हमेशा अपनी माँ का रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 है, अपरा से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का उल्लेख करें।
ये परीक्षक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई है अपरा, जिसे प्लेसेंटा भी कहते हैं। भ्रूण तथा माँ के बीच का वैसा जोड़ी ऊतक है जो गर्भाशय के दौरान बनता है तथा भ्रूण को गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट कराता है। अपरा को बनाने वाला भ्रूणीय भाग कोरियोन तथा माँ के गर्भाशय का भाग डेसिडुआ यानी कि बेसिलिस कहलाता है। अपरा भ्रूण एवं माँ के रक्त के बीच विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान में भाग लेता है। साथ ही शिशु जन्म के समय इससे रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है जो गर्भाशय ग्रीवा एवं प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला कर देता है, जिससे शिशु का जन्म आसानी से हो सके। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, दुग्ध स्रवण क्या है, यानी कि व्हाट इज लैक्टेशन। दुग्ध स्रवण को इंग्लिश में लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्त्री में गर्भावस्था के समय स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। साथ ही शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथि से दुग्ध का स्रवण आरंभ हो जाता है। कई महीनों तक शिशु माता का दुग्ध पान करता है। दुग्ध स्रवण के आरंभ में माँ के दूध में कई प्रकार के एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं जो शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने में विशेष सहायक है। ठीक है, जो माँ का प्रथम दुग्ध होता है, ठीक है, वो हल्का पीला टाइप का होता है और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन विटामिन होते हैं। ठीक है, जो कि शिशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। नियोटेनी क्या है, व्हाट इज नियोटेनी। ठीक है, उत्तर में हो जाएगा लार्वा में लैंगिक परिपक्वता की अवस्था को नियोटेनी कहते हैं। इसके लार्वा में वयस्क जैसे प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं जैसे गोनैड्स, अतः इसमें लैंगिक प्रजनन शुरू हो जाता है। यह एम्ब्लियोस्टोमा के एक्सोलोटल लार्वा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 30 आता है यहाँ पे, युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। उत्तर हो जाएगा नर में प्राथमिक जनन अंग वृषण तथा मादा में अंडाशय होते हैं। वृषण में नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा में मादा युग्मक अंड का निर्माण होता है। वैसे भी क्रिया जहाँ युग्मक का निर्माण होता है युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 यहाँ पे शुक्राणु अंड जनन किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नर जनन अंग वृषण में शुक्राणु तथा मादा जनन अंग अंडाशय में अंड का निर्माण होता है। शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन तथा अंड निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। कितना सिंपल आंसर है। प्रश्न संख्या 32 है, प्रोस्टेट ग्रंथि पर नोट लिखें। उत्तर हो जाएगा प्रोस्टेट या पोरुस ग्रंथि नर में मूत्राशय के आधार तल पर स्थित एक स्पंजी ग्रंथि है जो मूत्र मार्ग में खुलती है। इस ग्रंथि से प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्रावित होता है जो शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। कभी कभी यह ग्रंथि बड़ी हो जाती है जिससे मूत्र मार्ग में रुकावट आ जाती है। अधिक तकलीफ होने पर शल्य क्रिया द्वारा इस ग्रंथि को निकालकर हटा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 33 आता है जो कि परीक्षाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कॉपर्स ल्यूटियम के कार्य का वर्णन करें। तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे, कॉपर्स ल्यूटियम अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है। इसका निर्माण स्फुटित पुट्टी कोशिकाओं के अंडोत्सर्जन के बाद बची हुई कोशिकाओं के विकसित होने से होता है। इससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो गर्भाशय की दीवार को गर्भधारण योग्य बनाता है। अतः इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। किसे, तो कॉपर्स ल्यूटियम को। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। क्या मानव अंडाशय में मासिक आर्तव चक्र के दौरान पुट्टिक तथा ल्यूटियल अवस्था में होने वाली प्रमुख रचनात्मक बदलाव का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा कुछ इस तरह से, मासिक आर्तव चक्र के दौरान पुट्टिक अवस्था में अंडाशय में मौजूद प्राथमिक पुट्टिक यानी कि प्राइमरी फॉलिकल में वृद्धि होकर परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल बनता है। एलएच तथा एफएसएच में वृद्धि होने से फॉलिकल्स में विकास के साथ साथ एस्ट्रोजन का स्रावन ग्रोइंग फॉलिकल से होने लगता है। चक्र के बीच में एलएच का स्राव अत्यधिक होने से ग्राफियन फॉलिकल के फटने से अंडाणु विमुक्त हो जाता है। इसके बाद ल्यूटियल फेज आता है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होने से
गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की दीवार का रख रखाव के साथ साथ इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 आता है, कह रहा है शुक्राणु में कैपेसिएशन क्या हो जाएगा। यह शुक्राणु को सक्रियता प्रदान करने की क्रिया है जिससे शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन हो सके। इसलिए शुक्राणु के एक्रोसोमल सतह पर मौजूद डिकैपिएशन कारक को हटाया जाता है। ऐसे कारक में प्रमुख है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 आता है, कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या है। उत्तर हो जाएगा, इस प्रक्रिया में अंडे से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का स्राव अंड सतह पर होता है जिससे अंड झिल्ली का रूपांतरण निषेचन झिल्ली के रूप में होता है। यह दूसरे शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के काम आता है, अर्थात यह पॉलीस्पर्मी को रोकता है। प्रश्न संख्या 37 आता है, भ्रूण की ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला अवस्था का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला एक खोखला गेंद की तरह का शहतूत के आकार का भ्रूण की 32 से 64 कोशिकीय अवस्था है। इसके अंदर की गुहा को ब्लास्टिकोयल कहते हैं। निषेचन के 6 से 7वें दिन ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से जुटना आरंभ हो जाता है। उसी समय ब्लास्टोमियर्स विभाजित कोशिकाएं 2 प्रकार की कोशिकाओं में सज जाता है। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट शरीर की बाहरी सतह पर मौजूद होती है जो आगे लगाव के लिए प्लेसेंटा भाग बनाता है। दूसरा में है यहाँ पे आंतरिक कोशिका द्रव्यमान बराबर भ्रूण विस्फोट कोशिकाओं का आदमी जो भ्रूण को उचित रूप से बनाने के लिए आगे अंतर करता है, अर्थात भ्रूण का प्रत्येक भाग गर्भाशय की दीवार के साथ लगाव के पास ट्रोफोब्लास्ट आगे यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट में विभेदित होता है। और देख लीजिए पिक्चर, ब्लास्टोसिस्ट का विकास इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा, इसे कहते हैं अंतःकोशिका भार। ठीक है, और इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो वाला पार्ट है ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 आता है, मानव जुड़वा संतति जिसे ट्विंस भी कहते हैं, तो ये क्या है, इसके प्रकार का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे, किसी मादा द्वारा 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म एक समय में होना मानव जुड़वा यानी कि ह्यूमन ट्विंस कहलाता है। कभी कभी औरत में होता है। यह 2 प्रकार का है। देखिए 2 प्रकार है। ए में दिया गया है पैटर्नल डाइजाइगोटिक ट्विंस, यदि किसी मादा द्वारा 2 अलग अलग अंड के निषेचन से 2 संतति का जन्म एक साथ हो तो इसे डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। और बी में यहाँ पे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यदि एकल अंड के निषेचन से 2 संतति का जन्म हो तो इसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। इसमें निषेचित अंडाणु प्रारंभिक अवस्था में ही क्लीवेज के समय पूर्णतः 2 अलग अलग जाइगोट में पृथक होकर विकास करने लगता है जिससे पृथक संतति का जन्म होता है। प्रश्न संख्या 39 आता है, मोरूला अवस्था क्या है। व्हाट इज मोरूला स्टेज। उत्तर हो जाएगा, मोरूला भ्रूण की 8 से 16 कोशिकीय अवस्था है। इसमें भ्रूण ठोस गेंद के रूप में रहता है तथा शहतूत की तरह दिखता है। मोरूला का निर्माण यूमज के विदलन यानी कि क्लीवेज से होता है। पहला विदलन निषेचन के 30 घंटे बाद शुरू होता है। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। कह रहा है विदलन यानी कि क्लीवेज क्या है। तो उत्तर में हो जाएगा, विदलन युग्मज में लगातार होने वाली समसूत्री विभाजन की क्रिया है तथा विभाजित कोशिका को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। पहला विदलन उदग्र होता है जो एनिमल से वेजिटल पोल की तरफ होता है। दूसरा विदलन अनुप्रस्थ तथा तीसरा विदलन एवं आगे का विदलन अनियमित होता है। प्रश्न संख्या 41 है, मानव प्लेसेंटा को हीमोकोरियल नमूना क्यों कहते हैं। एक हार्मोन का नाम बताएं जो बच्चे के जन्म को आसान बनाने के लिए इससे स्रावित होता है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, प्लेसेंटा एक प्रकार का ऊतक है जो भ्रूण एवं मां के बीच जोड़ का काम करता है। यह भ्रूण को विकास के दौरान मदद करता है। भ्रूणीय भाग कोरियन का बना होता है जबकि मां के भाग
यानी कि एंडोमेट्रियम का रूपांतरण है, जिसे डिसॉर्डवा वेसल्स कहते हैं। इसी कारण से इसे हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा शिशु जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन करता है, जो योनि नलिया, गर्भाशय ग्रीवा एवं प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला करता है, जिससे गर्भस्थ शिशु जन्म के समय आसानी से बाहर आ जाए। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। क्या कह रहा है? प्रसव तथा दुग्ध श्रवण पर टिप्पणी लिखें। गिव एन अकाउंट ऑफ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, उत्तर हो जाएगा एक औसत गर्भकाल का समय मनुष्य में 9 महीने का होता है, और ये बात आप सभी को याद रखनी है, जिसे गर्भकाल का समय कहते हैं। गर्भावस्था के अंत में अत्यंत तेज गति से गर्भाशय की दीवार में सिकुड़न होता है, जिससे शिशु का जन्म होता है। इस जन्म को देने की क्रिया को प्रसव कहते हैं। ठीक है, तो प्रसव इसे कहते हैं, जन्म देने की क्रिया को, शिशु को जन्म देने की क्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव को नियंत्रण यानी कि न्यूरोएंडोक्राइन क्रिया द्वारा होता है। इसका सिग्नल्स पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु तथा अपरा द्वारा होता है, जिससे गर्भाशय में संकुचन होने लगता है। इसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके कारण ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है तथा गर्भाशय की दीवार में प्रबल संकुचन होता है। ठीक है, साथ ही बच्चे का जन्म होता है। शिशु जन्म के कुछ देर बाद अपरा भी बाहर आ जाता है। ध्यान देंगे, पहले शिशु का जन्म होता है, फिर अपरा आ जाता है बाहर। ओके, आगे यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान मादा की स्तन ग्रंथियों में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है तथा शिशु जन्म के बाद दूध का निर्माण एवं श्रवण शुरू हो जाता है। ध्यान देंगे, जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद दूध का श्रवण भी शुरू हो जाता है, जिसे लैक्टेशन कहते हैं। यह माता को नवजात शिशु के स्तनपान में मदद कराता है, और जो प्रथम लैक्टेशन होता है, जो पहली बार जो शिशु दूध पीता है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसमें ना जो हल्का सा पीला टाइप का दूध होता है, प्रथम जो मिल्क होता है, वो बहुत ही लाभदायक होता है शिशु के लिए। वो रोगों से लड़ने में एंटीबॉडी का काम करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 43 है, मासिक धर्म स्वस्थता पर नोट लिखें। सारे 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक बार बस आपको 2 बार वीडियो को देख लेना है, रिवीजन हो जाएगा आपका। मासिक धर्म स्वस्थता पर नोट लिखें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो क्या हो जाएगा? मासिक धर्म स्वच्छता के द्वारा मासिक स्राव के उत्पाद को साफ सफाई कर स्वस्थ रखा जाता है। यह कई प्रकार से होता है। ए में है नियमित सैनिटरी पैड का उपयोग। ठीक है। बी में मासिक स्राव युक्त रक्त को साफ कर धोना। और सी में है टैम्पॉन का उपयोग प्रत्येक 4 से 6 घंटे पर। तो टैम्पॉन का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग सैनिटरी पैड का यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स लोग में होता है। ठीक है, और मासिक धर्म के बाद बहुत सारी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और पेट में बहुत सी ज़्यादा दर्द होता है इससे। तो आपको इस समय आराम की ज़रूरत है। इस समय ज़्यादा भारी वाला सामान वगैरह नहीं उठाना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए इस फेज में। और इस फेज में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी होता है। ठीक है, तो मासिक धर्म पर आपको स्वच्छता और अपनी देखभाल करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप लोग शेयर बहुत अच्छा करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, देखते हो, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। ठीक है, ऐसे ही आपका साथ बना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और अगर आप उसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे चैनल का नेम तैयारी एग्जाम की। जैसे ही सर्च करेंगे चैनल का लोगो आ जाएगा, और वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे PDF पड़े हुए हैं जहाँ से आप लोग पढ़ के एग्जाम में मचा सकते हैं, फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।